स्टार्ट कर लेना साथ में। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं चरणजीत सिंह, दोस्तों में हिंदी न्यूज़ चैनल से। और हमारे साथ हैं जलंधर से गुरविंदर सिंह जी, दिल्ली से राजू जी और दिल्ली से ही जितेंद्र जी। आ, मैं जितेंद्र जी का तारुफ खुद नहीं कराऊंगा, जितेंद्र जी अपना तारुफ खुद कराएंगे। चैनल हेड भी हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले आप हमारे बाकी के दर्शकों को और मित्रों को अपना तारुफ कराएं, अपना और तारुफ करा दें आप अपना। जी सर। सर, एक चैनल चला रहा हूँ डिजिटल पे, ग्रामीण भारत के नाम से। जी। और पिछले 14 सालों से टेक्निकल में रहा हूँ, P7 में, फोर रियल में, साधना में, पंजाब टुडे में, ऐसे काफी सारे चैनल्स में जिनमें जॉब करी है। अब अपना चला रहा हूँ पिछले 30 सालों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जितेंद्र जी के बारे में राजू जी और हमारे गुरविंदर सिंह जी को बता देता हूँ। जो हमारा टेक्निकल काम होता है, चैनल का जो टेक्निकल काम है वो बहुत बड़ा काम होता है। कहने के लिए चैनल लगाना होता है। चैनल लगाने के लिए अगर आपको एक अच्छा चैनल लगाना है, सैटेलाइट चैनल लगाना है, तो आप मान के चलिए अच्छा चैनल कम से कम जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन, मतलब टेक्निकल जो सामान चाहिए हमें एक चैनल बनाने के लिए, जो सामान चाहिए सारा का सारा, पूरा स्टूडियो सेटअप करने के लिए कम से कम आज की डेट में 2 करोड़ रुपया चाहिए। ये मैं आपको वैसे ही जानकारी दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मेन बात होती है चैनल का, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं राजू जी? एक यार हौसला बढ़ा यार कि स्टैंड शुरू हो जाए प्राइस से। नहीं, हौसला नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। और सबसे सबसे जो ज्यादा खर्चा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। एक एक चैनल को, जैसे आपको टाटा स्काई पर चलाना है तो 4.5 करोड़ रुपया लेता है टाटा स्काई। एयरटेल 2.5 करोड़ रुपया लेता है। डीडी डायरेक्ट 4 करोड़ रुपया लेता है। तो लोग कहते हैं ना मीडिया बिक गया। मैं आपको उसकी बात बताने जा रहा हूँ। एक चैनल चलाने में लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया साल का खर्चा आता है। वो ना बिके तो क्या करे यार। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, ये तो समझ गए आप? तो चैनल आप जानकारी दे रहे हैं या मीडिया को बिकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? हाँ, प्रोत्साहित कर रहे हैं। नेता बिकता है, अफसर बिकते हैं बड़े बड़े उद्योगपति बिकते हैं। आज रिलायंस क्या करता है दुनिया में? सब खरीद लेता है। ऐसे ही पीछे चाइना ने HDFC बैंक के शेयर। हमारे चैनल पर सच्चाई मिलेगी। देखिए, हम किसी से ये बताइए, आप आपने कितने लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करे, ये भी तो बताइए। हमारे पास लाख करोड़ की बात कम है, आप बहुत छोटी, आप असंख्य हैं, गिनती नहीं कर रहा। हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। हमारे पास गिनती आती नहीं है, सागे आती नहीं, लाख और करोड़ के बाद खत्म। नहीं, वो मशीनें लगी हुई है ना, तो गिनने का समय नहीं मिलता। वो मशीनें लगी हुई हैं, अलग से गिनते रहते हैं, वो कितने आते हैं पता ही नहीं। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा विषय है, थोड़ी सी मजाक होनी बहुत ज़रूरी होती है और थोड़ा सा हंसी का माहौल होना भी चाहिए, क्यों गम के माहौल में रहें हम, है ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हमारा विषय है जी एजुकेशन, शिक्षा। निम्न से लेकर उच्चतम शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा। हम बात करते हैं इजराइल की, इजराइल में, और हम बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क में और इजराइल में जो वहां का बच्चा होता है वो देश की संपत्ति, धरोहर होता है। मेरी बात सुन रहे हैं? थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब ना करें। एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले, जब दूसरे को समय मिलेगा वो बोले। ठीक है जी। तो क्या है कि धरोहर होता है बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो धरोहर होता है देश की। और देश के लिए आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति देश के लिए टैक्स तो देता ही देता है। तो धरोहर टैक्स अपना देता ही देता है। तो हमारा ये कहना है कि क्या करे सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें क्या करें कि भारत की जो शिक्षा नीति है वो बदले, और बदल के शिक्षा सभी के लिए, सभी का मतलब सभी के लिए, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा किस प्रकार
पूर्णतः निःशुल्क हो सके, हम ये निवेदन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समय देना चाहेंगे जितेंद्र जी को, हमारे बीच में यंग हैं। तो जितेंद्र जी आप बताएं, आप भी पिछले 14-15 साल से चैनल्स में काम कर ही रहे हैं, तो आपके भी बच्चे होंगे, आपको भी शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो शिक्षा नीति में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके? 2 मिनट का समय आपका। सर जैसे, हाँ जी सर, सर शिक्षा देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमारे देश को सबसे आगे लेके जाना है तो। और सबसे ज्यादा हम जो पीछे हैं वो एजुकेशन की वजह से ही हैं। और एजुकेशन इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पा, मतलब एजुकेशन को कर नहीं पा रहे। कोई भी बच्चा हो, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर, जितने भी अमीर हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं विदेशों में, ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो। अगर सभी के लिए एजुकेशन फ्री होगी तभी हम कंट्री में कुछ कर पाएंगे। सभी के लिए सभी प्रकार की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, निम्न से लेकर उच्चतम तक। हाँ जी सर, जैसे चाइना के अंदर में है सर, चाइना के अंदर में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, ठीक है। वहां पर आपको कोई भी है, आर्मी के अंदर आपको 2 साल देने ही है। तो हमारी कंट्री में सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ वहाँ की तो जनसंख्या हमसे भी ज्यादा है ना। गुरविंदर सिंह जी जलंधर से हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि आप बताएं कि किस प्रकार ये शिक्षा नीति को चेंज करके सभी के लिए सुयोग्य शिक्षा किस प्रकार मिल सकती है। सबसे पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल सबको, दोस्तों को, और आपके रुस्तम हिंद चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज अवसर दिया यहाँ आने का। जयदीप जी, सबसे बड़ी अच्छी बात कही जितेंद्र जी ने कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, पर इस नीति को बनाने के लिए सरकार के पास फंड्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे पास फंड्स होंगे गवर्नमेंट के पास, तभी गवर्नमेंट फ्री में दे पाएगी। और उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आएंगे टैक्सेस से। और टैक्सेस जो हैं हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं कोई देता, या देता तो बहुत, जो सर्विस क्लास है वो ही टैक्स दे रही है, बिजनेस क्लास बहुत कम टैक्स देती है। यहाँ तो एक सिस्टम बन जाए कि हर इंसान टैक्स दे। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक स्कीम आई थी वाजपेयी साहब के टाइम पे, 1400 रुपए की, जो हर बंदे ने दिया था 1400 रुपए इनकम टैक्स। और उससे क्या था कि कलेक्शन काफी बढ़ गई थी इनकम टैक्स की, और बर्डन जो था वो डिवाइड हो गया था पैसे का लोगों के ऊपर। उसमें मैं खुद ये चीज देखा उस समय कि जो बंदा एक छोले भटूरे की रेडी लगा रहा था वो भी अपना इनकम टैक्स दे रहा था। सर, अगर सरकार के पास फंडिंग होगी तभी सरकार आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगी। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार जो है, या हमारे जिस सरकार के अंदर बेसिकली मंत्री हैं या हाई ऑफिशियल्स हैं, सर मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल जो हैं आपके मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पैसा लगा हुआ है, चाहे खुद के हैं, चाहे कोई बच्चा चला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें है। जब उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपको फ्री में शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे? वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि फ्री में आपको शिक्षा ये प्रदान करें। अभी लॉकडाउन चला, सब लोगों ने देखा स्कूल की फीसें। मेरा खुद का बेटा +1 में पढ़ रहा है, तो स्कूल से मैसेज आया जी कि फीस जमा करवाओ। मैंने कहा सर कोर्ट में केस चल रहा है, केस आपका जो डिसीजन करवा देंगे। तो कहे नहीं जी आप 1 क्वार्टर की तो कराओ। मैंने कहा जी मैं नहीं कराता, मैं कराऊंगा बाद में। कि ठीक है सर। अभी कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब उनका फोन आ गया कोर्ट के डिसीजन के बाद जमा कराओ जी। भाई साहब लॉकडाउन के अंदर बिजनेस लोगों के 50% से भी नीचे आ गए कईयों के। तो बंदा सैलरीज जो हैं, स्टाफ की सैलरीज 50% तक कट कर दी लोगों ने। गुरविंदर सिंह जी आपका 2 मिनट का समय हो गया, आपको दोबारा समय देंगे हम। अब मैं गुप्ता जी से, राजू गुप्ता जी से ये दरखास्त करूंगा कि राजू गुप्ता जी आप बताएं, आप तो नौकरी भी करते रहे हैं शिक्षा विभाग में, हाँ टेक्नीशियन थे आप।
तो क्या कैसे ये शिक्षा को हम फ्री कर सकते हैं, निशुल्क कर सकते हैं, सुयोग कर सकते हैं कैसे, और इसका क्या क्या लाभ होगा और इसमें क्या परेशानियां आएंगी? देखो सर, एजुकेशन फ्री की बात है कि जो भी आदमी मेहनत करे उसको पैसे तो चाहिए चाहिए, उसे कम से कम 15-20 हजार चाहिए चाहिए। मैं इसके लिए सहमत नहीं कि टीचर जो आदमी आ रहा है उसको कुछ पैसे ही ना मिले, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे हैं सैलरी की बात स्टूडेंट हैं जो बच्चों को अच्छे एजुकेशन। यहाँ पर हमने सैलरी की बात नहीं करी है कि सैलरी एजुकेशन फ्री करने के लिए बोला है सर, मैंने सैलरी मना कर उनको एजुकेशन फ्री करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। हमने सैलरी की बात जो है ना, सैलरी की बात नहीं करी है। सैलरी हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है एजुकेशन फ्री कैसे हो सके। सैलरी तो देनी ही होगी टीचर्स को, वो तो अलग बात है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन फ्री की, हम सैलरी का मुद्दा नहीं है हमारा यहाँ पर इस समय। सर ये तो फिर राज्य सरकार का विषय है कि वो फंडिंग कैसे करेगा, जो भी आदमी एजुकेशन दे रहा है वो फंडिंग कौन करेगा। ठीक है, ये तो एक तो ये सारा काम राज्य सरकार पे डिपेंड है। चलिए अब जितेंद्र जी, आप एक बार, आपको दोबारा समय देता हूं मैं 2 मिनट का। आप ये बताइए कि किस प्रकार ये फंडिंग की जा सकती है और किस प्रकार ये पैसा आ सकता है, किस प्रकार शिक्षा निशुल्क की जा सकती है। मुझे लगता है जितेंद्र जी का आपका संपर्क कट गया क्या? जितेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर सभी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं मिस्टर जितेंद्र? हम लोग आज के टाइम में इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया मिस्टर जितेंद्र। नहीं सर, आवाज आ रही है मुझे। इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया, आ रही है आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर सुन पा रहा हूँ। आज तो आ रही है मुझे। अरे जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है जी, आ रही है, आप बोलिए। हाँ वो बीच नहीं, अभी भी स्लो हो रहा है, हम लेकिन इनडायरेक्टली डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस। चलिए 2 मिनट अब आ रही है सही? हम गुरविंदर जी मैं ले लेता हूँ। एक बारी गुरविंदर जी ऐसा है, गुरविंदर जी आप हमें ये बताएं किस प्रकार पैसे का इंतजाम हो सकता है ये शिक्षा के लिए। हाँ मैं सर एक चीज है इसमें ऐड करता हूँ कि पैसे की बात आपने करी, बिल्कुल ठीक है, पैसा तो चाहिए। राजू जी ने कहा सैलरी भी देनी चाहिए स्टाफ को, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र जी कहते फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, मैं इनसे भी मुत्फिक हूँ। अब बात यह कि पैसा कहाँ से आए। पैसे के लिए राज्य सरकार जो है इतने टैक्सेस लगाती है। एक हमारे आज की डेट में पंजाब के अंदर चल रहा है काउ असेस, हर शराब की बोतल के ऊपर भी काउ असेस लिया जा रहा है और बहुत सी चीजों के ऊपर काउ असेस लिया जा रहा है। ऐसे एजुकेशन सेस भी पहले लिया जाता था। शराब इतनी बिकती है इनकी, तो उसके ऊपर एजुकेशन सेस ले लें, सबसे बड़ा अच्छा फंडिंग का तरीका है। फिर कुछ और हमारी जो रूटीन चीजें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अगर असेस लगा दें, एक आधा परसेंट, एक ज्यादा से ज्यादा 1% तक, तो डेली नीड की आइटम में भी आपको जो है पैसा काफी आ जाएगा। असेस से काफी अच्छी इनकम हो सकती है। बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई है अगर उसका लेवल बढ़िया हो जाए तो अपने आप प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सिस्टम कम हो जाएगा और बच्चे जो हैं पढ़ाई करने लगेंगे अच्छे से सरकारी स्कूलों में, जैसे पहले भी पढ़ा करते थे। सरकारी स्कूल में वैसे फीस वैसे भी सर कुछ ज्यादा नहीं है। सरकारी स्कूल की फीस का खर्चा भी नहीं ज्यादा, वो फ्री हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जितने पैसे वो लेते हैं ना सरकारी स्कूल वाले, उतने पैसे के हिसाब से तो देखा जाए तो टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाएंगे अगर आपकी फीस में से देना चाहें तो उसके लिए फंडिंग इनको करने के लिए सरकार के पास टैक्सेस ही हैं। एजुकेशन टैक्स लगा दे, कारें बिकती हैं, कार के ऊपर एजुकेशन टैक्स लगाए, जितनी लग्जरी है उसके ऊपर अगर एजुकेशन टैक्स लग जाए तो मैं नहीं समझता कि सरकार के पास पैसे की कमी हो। जितेंद्र जी, अब आपका कनेक्शन ठीक हो गया है? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है सर? अब ठीक है। अब आप बताएं हमें कि पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा शिक्षा के लिए।
राजू जी आपका म्यूट है, माइक म्यूट हो रखा है आपका। मैंने जानबूझ कर रखा था। हम indirectly tax पे करते हैं, हम डायरेक्टली एजुकेशन आ रही है सर। आपकी आवाज ना डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है जितेंद्र जी। सर नेटवर्क इशू है। हाँ नेटवर्क इशू है वो थोड़ा सा। चलिए राजू जी मैं आपको फिर एक बार समय देता हूँ यहाँ पर, आप बताएं। अब आ रही है सर आवाज? हाँ नहीं आपका नेटवर्क थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। राजू जी आपको दोबारा समय देता हूँ, आप बताएं कि ये पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, आप बता सकते हैं क्या? हेलो सर पैसे का भी ऐसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो आपकी मतलब जो बच्चे पढ़ा सकते हैं, उनके पास नंबर ऑफर फ्री होते हैं। हेलो वो ऐसे बहुत सारी एनजीओ हैं जो एजुकेशन दे सकती है, बिना राज्य सरकार की सहायता प्राप्त करे एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि 1 to 1 करने के लिए आपको स्कूल चाहिए और वहां चाहिए। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। चलिए मैं गुरविंदर जी का सुझाव आया, राजू जी का सुझाव आया, अब मैं कुछ सुझाव मैं भी देना चाहूँगा। देखिए जो एजुकेशन के नाम पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो बजट होता है, उस बजट में जो मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 60% की चोरी हो जाती है। राजू जी आपका माइक फिर म्यूट हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। नहीं मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि नॉइज ना आए, आपकी आवाज सबको सही सुनाई दे। नहीं जैसे आप मेरे को बोलोगे मैं ऑन कर पाऊँ। नहीं वो जरूरत नहीं है, तो आवाज जी ऑन ही रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज सही आएगी। तो देखिए 40% नहीं 60% की एजुकेशन के बजट में चोरी है, और इस चीज का प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे राजू जी सामने बैठे हैं। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजू जी क्योंकि खुद नौकरी करते थे सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और कितनी चोरी होती थी ये भी देखते थे, और मैंने भी वो चोरी बहुत देखी हुई है हमारे देश में। देखिए जहाँ तक टैक्स की बात है तो देश का हर नागरिक टैक्स देता ही देता है, और मैं बताऊँ आपको 126 तरह के टैक्स देता है, 126 टाइप के टैक्स देता है। जब हमारे देश को ये कहा गया था देश आज़ाद है, उस समय 26 टाइप के टैक्स थे, आज 126 तरह के टैक्स हैं भारत के लोगों के ऊपर। क्योंकि सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो भी माल बिकता है, कुछ भी बिकता है उस पर टैक्स है। किसी पर जीएसटी है, किसी पर सेल टैक्स है, किसी पर कोई टैक्स है, और बिजली का भी हम टैक्स देते हैं, सीवर का टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं हम लोग। इसके अलावा हम मतलब हर चीज का टैक्स देता है, भारत का वासी हर चीज पर टैक्स देता है। लेकिन भारत के नागरिक के साथ जो भारत की सरकार डकैती मारती है वो इतनी ज्यादा है। देखिए सरकारी स्कूलों में फीस है ही नहीं, वहाँ की पढ़ाई को ठीक करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा ले गए। लेकिन भारत सरकार ने उनके सचिव सेक्रेटरी थे, एक मिनट, जो उनके सेक्रेटरी थे उनका तबादला अंडमान निकोबार में कर दिया। यानी कि जिस आदमी ने अच्छा काम किया उसको भारत सरकार ने उठा के फेंक दिया। तो ये भारत सरकार ही स्वयं नहीं चाहती कि देश में शिक्षा की जो नीति है वो सही हो सके और सभी को निम्न से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इस बात का गुरविंदर सिंह जी ने भी बहुत अच्छा जिक्र किया कि सभी स्कूल और इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, वो या किसी बड़े लीडर के हैं या किसी बड़े अफसर के हैं या उनके चेलों के हैं। तो जब वो उन्हीं के हैं तो वो क्यों सुविधा प्रदान करेंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं यहाँ पर गुरविंदर सिंह जी की बात से, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। तो अगर शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, आप बाद में जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है वो बच्चा आपकी धरोहर है और हर व्यक्ति टैक्स देता ही देता है। तो अगर आपने जिस व्यक्ति को पढ़ाया है उसको अगर आप ये भी कह दें कि भाई आपकी कमाई का जब पूरी जिंदगी तक उनसे एग्रीमेंट कर लिया जाए कि आपकी कमाई का 10% जो है वो आपको एजुकेशन के खर्चे में वापस देना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है हर व्यक्ति देने को तैयार हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे राजू जी, आपने उंगली उठाई है। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए राजू जी। है कि जो हेलो सर, एजुकेशन तो फ्री सर,
हैं? एजुकेशन तो है ही फ्री। अच्छा। दिल्ली में कोई भी बच्चा हाईएस्ट एजुकेशन दिल्ली स्कूलों में ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एजुकेशन अगर फ्री है तो ये जो दुकानें खुली हुई हैं, बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल हैं पहले जहाँ तो पर नहीं थी ना करोड़ों रुपए की डोनेशन ली जाती है, बसें ली जाती हैं, कारें ली जाती हैं और बड़े बड़े फर्नीचर उनसे पूरा मांगा जाता है और बड़ा बड़ा मोटा पैसा मांगा जाता है एडमिशन के नाम पर। बड़े बड़े स्कूल हैं जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, रेयान पब्लिक स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, ये सारे बड़े बड़े जो दीपक, और डीपीएस के पूरे देश में जो स्कूल हैं, आईसीएससीआई बोर्ड के जो स्कूल हैं, उनमें इतनी डोनेशन ली जाती है, उस डोनेशन का कोई इलाज क्यों नहीं किया जाता? जितेंद्र जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ बोलना चलिए, फोन ना करें। जितेंद्र जी आगे जी दोबारा। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो पब्लिक स्कूल है ये तो रूट रेट है ही है। अब की बार 98% रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों में। अब वो बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं। वहां तो पब्लिक स्कूल तो वैसे ही कर देना चाहिए। 20,000 रुपए सैलरी मिल है, गवर्नमेंट स्कूल में 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी है। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के टीचर गवर्नमेंट है। सिर्फ यह है कि उनको ऊपर कंट्रोल करा जाए, बस कंट्रोल किया जाए। अब एक बात और यहाँ पर मेरा एक निवेदन है, मैं जानना चाहूंगा जो टीचर हैं, टीचर के लिए किस प्रकार का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हमारे देश की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो लगातार अद्यतन यानी कि अपग्रेड हो सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरविंदर सिंह जी। ऐसा है, केजरीवाल ने फॉरेन में टीचर हैं, उनके स्कूलों के टीचर उनको फॉरेन में भेजा है। गुरविंदर सिंह जी कैसे पूछा ये सवाल? राजू जी गुरविंदर सिंह जी से पूछा है सवाल। ऐसा है सर, टीचर्स की ट्रेनिंग की जहां तक बात है ना, देखो जो सीबीएसई का सिस्टम है हमारा, सीबीएसई का सिस्टम बहुत बढ़िया। सीबीएसई वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करती है टीचर्स के लिए और उसके अंदर फैकल्टी जो है बहुत बढ़िया फैकल्टी आती है। क्योंकि मैं भी कहीं जुड़ा हूँ किसी स्कूल के साथ, मैं एक स्कूल है लुधियाना में, उसका चेयरमैन हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हम करवाते हैं। और वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए टीचर जाता है चंडीगढ़ पंचकुला इसके ऑफिस में या ये कहीं करते हैं। एक तो ये सिस्टम है कि सीबीएसई ट्रेनिंग करे, या जैसे पंजाब में पंजाब बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये अपने लेवल पे ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे फैकल्टी बुलाए और ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करे। दूसरी बात यह है कि एक मैंने देखा है, क्योंकि पब्लिकेशन लाइन से भी जुड़ा हूँ मैं, तो पब्लिशर्स जो हैं किताबों के, जब आप दो बातें हैं, या तो फंडिंग की बात थी, स्कूलों में जो बुक्स लगती हैं उसके लिए सर किताबें बेची जाती हैं बच्चों को, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कमीशन स्कूल को जाती है 50% 40% डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। तो ये जो सिस्टम है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आ जाए कि ये प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, इसके ये पब्लिशर हैं, इनकी बुक्स लगेगी, और उसके अंदर जो है कि उसकी प्राइस फिक्स हो जाए, उससे ज़्यादा प्राइस बच्चे से ली ना जाए, तो ये एजुकेशन का स्तर उससे भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ये जो प्राइवेट पब्लिशर हैं, ये जब पैसे चार्ज करते हैं ना बच्चों से, उसके अंदर इन्होंने अपना एक बजट रखा होता है। एवरी ईयर ये भी किसी ना किसी जब नई बुक निकालते हैं उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, और उनके लिए इनके फैकल्टी बड़े अच्छे हैं। मैंने भी एक दो प्रोग्राम देखे हैं कंपनीज के, वो कंपनीज जो हैं अपने लेवल के ऊपर लोकल मीटिंग अरेंज करती है सिटी टू सिटी, और उसके अंदर टीचर के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे का जितना भी उनका लगता है, उसके लिए वो फैकल्टी बुला के उनका एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको कहते हैं, उसको अरेंज करती है। यहाँ पर गुरविंदर सिंह जी मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। राजू जी आप बताएं कि जो किताबों की बात अभी बात कही है, किताबों की बात, बुक्स की जो बात कर रहे हैं गुरविंदर सिंह जी, इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या सुधार और हो सकता है? सर मैं तो पहले कहा ये पब्लिक स्कूल चोरों का अड्डा है। अब ये जो बात करी टीचर की जो ट्रेनिंग होती है, इस पर एनजीओ मॉनिटर करे, आम पब्लिक मॉनिटर करे टीचर को। टीचर ट्रेनिंग ले आता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता बच्चे।
वो वहां से खाया है, चाय पियाता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको पैसे टीचर की ट्रेनिंग अटेंड करने में। जब टीचर को मॉनिटरिंग होगी, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसके अंदर पब्लिक को पता है टीचर से पढ़ा रहा है और क्या इसके पास क्वालिटी है, क्या इसको इंग्लिश है, क्या हिंदी आती है, क्या इसकी आउट है। ये ऑन के मन से टीचरों का पूरा पूरा ब्यौरा आम पब्लिक के पास है कि टीचर में दमखम कितना है, ये ऑनलाइन की वजह से ही मालूम पड़ सकता है। ठीक है जितेंद्र जी, चलता है ताकि आम पब्लिक एस करे ये टीचर भला क्या है, ये सीख के आया तो क्या सीख के आया है चंडीगढ़ में या कहीं भी क्या है। ठीक है जितेंद्र जी, आपको समय देते हैं, आप हमें बताइए कि आपने सबकी बातें सुनी है, गुरविंदर सिंह जी की आपने बात सुनी, राजू जी की आपने बात सुनी, तो और क्या सुधार किए जा सकते हैं शिक्षा नीति में, और शिक्षा के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? सर पहले तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दो पार्टों में बटा हुआ हमारा एजुकेशन, उसमें से या तो हमें गवर्नमेंट पे ही करना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए, तभी, क्योंकि एक ही उस पे होगा तभी सुधार आ सकता है। अगर दो नाव पर पैर नहीं चला जा सकता। एजुकेशन अगर प्राइवेट और सरकारी में रहेगा तब तक, या तो गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए कि हाथ में प्राइवेट कहीं होगा ही नहीं या सरकारी कहीं होगा ही नहीं। और मैं अभी सर की बात सुन रहा था कि बुक्स की प्राइस की, ये बात सही है कि प्राइस स्कूल्स की तरफ से फिक्स किए जाते हैं कि इतने इस बुक के ये प्राइस रखे जाएंगे और उसके हिसाब से कमीशन हर स्कूल्स को जाता है। वो गवर्नमेंट को हमें देखना चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं कि भाई सारे स्कूल्स में एक ही एजुकेशन जब है तो उनकी बुक्स के चार्जेस गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए ना कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। चलिए, यहाँ पर जितेंद्र जी की बात भी हमने सुनी है, तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन देना चाहूँगा। राजू जी एक मिनट रुक जाइए, मैं कंक्लूजन यहाँ पर एक देना चाहूँगा। देखिए, बुक्स की बात, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, यूएसए दुनिया का सबसे अमीर देश है, और उस देश में सभी स्कूल की जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो स्कूल में जमा हो जाती हैं कि भाई जिस बच्चे ने पहली क्लास पास कर ली उसकी किताबें जमा हो जाती हैं, और वो जो दूसरी में जाता है तो दूसरी के बच्चे की जो किताबें जमा हो रखी होती हैं वो किताबें दूसरी के बच्चे को मिल जाती हैं। इस तरह ये रूटीन आगे तक चलता रहता है और किताबें जमा किताबें ही बच्चों को दे दी जाती हैं, तो यहाँ पर किताबों का खर्चा बच जाता है, केवल और केवल कॉपी और स्टेशनरी का खर्चा रह जाता है। तो किताबों के खर्चे को तो इस तरह भी कम किया जा सकता है। और ये भी तरीका बिल्कुल जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला कि पब्लिशर जो है वो सरकारी होने चाहिए और उनको सरकारी रेट पर किताबें मिलनी चाहिए। क्यों, बहुत सारे पब्लिशर को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि आप अपनी अपनी किताबें छापो। और शिक्षा नीति में भी बिल्कुल जितेंद्र जी की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि सभी सरकारी स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनके ऊपर। ये बाकायदा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको बच्चों को पास करवाना है, नंबर 1, दूसरा खेलों में आगे लेके आना है, नंबर 2, तीसरा आपको सभी एक्टिविटी, सेना की एक्टिविटी और सभी एनसीसी की एक्टिविटी और कला की एक्टिविटी, सिंगिंग की एक्टिविटी, डांस की एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी में भी बच्चों को आगे तक लेके जाना है। हर विषय में पीएचडी कराने की जिम्मेदारी स्कूल को सौंपनी चाहिए। मान लीजिए किसी स्कूल ने अगर 2000 बच्चे अपने पास हैं तो वो 2000 के 2000 बच्चों की अकाउंटेबिलिटी टीचर्स और प्रिंसिपल और उस एरिया के डिप्टी डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर के ऊपर डालनी चाहिए कि अगर इन बच्चों का भविष्य नहीं सुधरा तो तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें मिलेगी लेकिन वो सैलरी वापस भी ली जा सकती है। इस प्रकार का जब तक अकाउंटेबिलिटी शिक्षक के ऊपर नहीं डाली जाएगी तब तक शिक्षक ईमानदार हो जाए, मुझे नहीं लगता। राजू जी से सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा। एक मिनट, राजू जी से, सरकार के राजू जी से, गुरविंदर सिंह जी, राजू जी से बताएं। राजू जी, सर गवर्नमेंट फंड है, अभी भी पैसा है वो पहले पूरा बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार में बढ़ जाता है। 80% तो होता है बांट के कदर हेरा फेरी और 20% प्रोजेक्ट पे लग पाता है। ये हमारे यहाँ की सिर्फ यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ये पूरे भारत सरकार की करप्शन फैली हुई है। हाँ, भारत सरकार हमारे मेन मुद्दा है करप्शन का है कि कोई भी अगर फटा है
उसमें पूरी की पूरी हेराफेरी शुरू हो जाती आप है। ये गुरविंदर सिंह समस्या जी, है। आप क्या कहना चाह रहे थे? और मैं एक तो आपको बड़ी बुरी खबर दे रहा हूं, अभी अभी न्यूज आई, चेतन चौहान जी अपने जो क्रिकेटर थे लखनऊ से, शायद एमएलए भी थे, वो कोरोना से उनकी डेथ हो गई। एमपी थे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। MP थे शायद। सर 3 घंटे हो गए हैं सर, 3 घंटे हो गए 3 हैं। घंटे हो गए, अच्छा, अभी मैंने हमारे पास चालू अभी की। न्यूज आई है जस्ट, मैं तो चलिए अभी कोई न्यूज बात देख रहा नहीं, था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, बहुत सारे चेतन चौहान आएंगे और जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों के भविष्य की, शिक्षा की। एजुकेशन का सिस्टम भी इस समय कोरोना के साथ काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, भाई साहब जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, राजू जी भी बात कर रहे थे सर, ऑनलाइन से मेरे को लगता है कि ये आपका सिस्टम जो है काफी हद तक बेटर हो सकता है अगर इसको ऑनलाइन करके बुक्स की, जहां तक बात कर रहे हैं हम, जितेंद्र जी भी कर रहे थे बुक्स पब्लिकेशन की बात, तो बुक्स के अंदर क्या है कि आज की डेट में PDF फाइल बन के ऑनलाइन बुक्स आ जाएं। बच्चे कंप्यूटर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को मैंने देखा भी है, 600-600 रुपए की किताब है सर फिजिक्स केमिस्ट्री की, अगर उसकी प्रिंट निकाल लो तो आपको 150 रुपए में प्रिंट कॉस्ट उसकी पड़ती है। अब ऑनलाइन बच्चा PDF बना के उसको पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मेरे को तो पढ़ने का। पब्लिशर जो है सारी बुकें NCERT पब्लिश करती है, खराब किया है, ये बात हमें सारी बुकें कम से कम पे और फ्री ऑफ NCERT उपलब्ध कराती है। उनका एक बिजनेस है, स्कूल भी एक बिजनेस है इस समय। एक पॉलिसी जो है बिजनेस पॉलिसी में आ गई है। आवाज आ रही मेरी सर? जी आ रही है, आ रही है, कम आ रही है थोड़ी, आपकी आवाज कम है लेकिन आ रही है। जो है स्कूल जो है व्यापार का अड्डा बन चुका है। इसके लिए जो पब्लिकेशन है NCERT बुक्स हैं, अब जैसे कि CBSE में कर दिया है कि 9, 10, 11, 12 के अंदर मैक्सिमम बुक्स जो आपकी NCERT की लगती हैं। स्कूल का टीचर NCERT पढ़ाना नहीं चाहता, उसके पास पब्लिशर दे जाता है किताब साथ में रुपए रख के, वो कहता है जी वो फलाने राइटर की बुक ले आओ जी बच्चों को, और जो एग्जाम आता है वो NCERT से आ रहा है। चलिए तो मैं आपसे यहाँ पर अभी इस बहस को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल डिपार्टमेंट, गुरविंदर सिंह जी, पब्लिकेशन का गुरविंदर सिंह जी, डिपार्टमेंट सब गुरविंदर सिंह मिलके जी, काम करेंगे तभी आप इसके ऊपर जो है काम कर पाएंगे अच्छे से। गुरविंदर सिंह, लोगों की और कार्य कहाँ से निकलेगी, हेलो, भ्रष्टाचार जरूरी। अच्छा गुरविंदर सिंह जी, राजू जी, जितेंद्र जी आपका थोड़ा सा आज थोड़ा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हो गई। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही आ है? रही है ना सर? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मुझे तो आ रही है सर। लास्ट हम एक आ रही है सर, आ रही है। लास्ट एक राय लेना चाहेंगे हम जितेंद्र सिंह से, जितेंद्र कुमार जी से। जितेंद्र, आप हमें बताएं कि और किस प्रकार सुधार हो सकता है शिक्षा नीति में? सबसे ज्यादा सर हम एजुकेशन टैक्स करके, जब तक एजुकेशन फ्री नहीं कर सकते तब तक कोई सुधार नहीं आ सकता। जी जी, चलिए मैं यहाँ पर टैक्स लो सभी से। यहाँ पर कंक्लूजन करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कल जो ये वीडियो डलेगा तो सभी लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर कर दें और भी अपने साथियों को हमारे साथ यहाँ पर लेकर आए। हम कोशिश करेंगे आगे से जो भी विषय होगा तो हम कोशिश करा करेंगे सरकार और विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेकर डिबेट में लेके आएँ। और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस विषय में, इस बात पे मेरा सहयोग दें, मेरे को सहयोग दें। मैं आप लोगों के सहयोग से ये सब कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरे लिए ये करना असंभव है। तो मैं एक बात और यहाँ पर करना चाहूँगा, शिक्षा की जो बात है, हमें शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, हमें शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और अपनी बातें सभी से ये निवेदन करूंगा, सभी लोग इसको टैग भी करें, इस वीडियो को देश के सभी बड़े शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से इसको टैग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। धन्यवाद जी।